हेलो बडीज, आज का पॉडकास्ट हम शूट करें डॉक्टर निकू खालसा सर के साथ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके एजुकेशनल जर्नी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पोस्ट कोविड प्री कोविड प्लेसमेंट्स में क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बात करेंगे। और एट द लास्ट जो आपके दिमाग में नोशंस होते हैं एज अ स्टूडेंट प्लेसमेंट्स ड्राइव को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आपके फेवरेट निकू खालसा सर के साथ। Thank you, Suraj. Thank you for inviting me for this podcast. I am Dr. Niku Khalsa. I am working as Dean Training and Placement in one of the prime institutes of Vidarbha, Professor Ram Meghe Institute of Technology and Research. I am working here as a Dean since 2019. ओके सर, सो आपका बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड बताइए सर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो आपके राम मेघे के स्टूडेंट्स हैं वो आपको जानते हैं, नॉट जस्ट राम मेघे लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहता है। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मीन्स आप किस बैकग्राउंड से आते हो, फार्मिंग, एजुकेशन बैकग्राउंड और सर्विंग बैकग्राउंड। सूरज, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सर्विस का ही रहा है। मेरे फादर खुद सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने 1969 में गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद से सिविल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद एमपीएससी क्लियर करके वे इरिगेशन डिपार्टमेंट ज़िला परिषद में एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन हुए। उसके बाद प्रमोशन से डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आखिरी के जो उनके टेन्योर के जो आखिरी के 2 महीने थे उसमें वो सीईओ बोल के रिटायर हुए। सो एक टेक्निकल बैकग्राउंड होने के वजह से मैंने भी उसी को परस्यू आगे किया और पापा का मोटिवेशन हमेशा से ही मुझे रहा है और उन्हीं को मैं आइडियल मानता हूँ। तो उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए मैंने इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। सर ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में थे। सो बेसिकली किस तरह से आपका चाइल्डहुड रहा है, मीन्स ट्रांसफ़र होती रहती है, फिर इंजीनियरिंग किस तरह से हुआ और अभी तक का क्या सफ़र रहा है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो ट्रांसफरेबल जॉब का था गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से। सो हम रूरल बैकग्राउंड से ही आते रहे। टियर 3 जो सिटीज़ हैं उसी में मेरा बेसिक एजुकेशन, जो हम प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो मराठी ज़िला परिषद स्कूल्स में ही हुआ है। उसके बाद जब मैं 5th में था तो हम लोग अमरावती में स्टेबल हो गए। उसके बाद का जो मेरा एजुकेशन है वो अमरावती में ही हुआ। जैसे 5th से 10th में नारायण दास लड्डा हाई स्कूल में था। 11th 12th मैंने ब्रिजलाल बियानी साइंस कॉलेज से किया है। और उसके बाद 2000 में, ईयर 2000 जो मिलेनियम ईयर था, उस मिलेनियम ईयर में मैंने इस कॉलेज में, मतलब हमारे कॉलेज में प्रोफेसर राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च, जो जिसको पहले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बडनेरा कहते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में एडमिशन ली। उसके बाद मैंने यहीं से एमई किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और 2014 में मेरा पीएचडी हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और साथ ही मैंने नासिक से एमबीए भी किया है ह्यूमन रिसोर्सेज में। सो आप बोल सकते हो कि मैं परफेक्ट बडनेरा प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि मेरा बीई, एमई और पीएचडी तीनों भी यही कॉलेज से हुआ है। सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर आपने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो किस फील्ड में की है? डायरेक्टली आप कॉर्पोरेट, एमआईडीसी मान लीजिए, या कोई प्रिपरेशन किया आपने, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका अभी तक का जर्नी क्या रहा है। अभी हमने कॉलेज और स्कूलिंग तो देख ही लिया, फिर आगे का जर्नी किस तरह से रहा है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पापा ने सिविल सर्विसेज ऑप्ट किया था और वे एमपीएससी क्लियर करके ज़िला परिषद में इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। सो हमेशा से ही वो मोटिवेशन मिला है कि हमको सिविल सर्विसेज करना है। तो मेरा भी वही गोल था कि मुझे सिविल सर्विसेज, मतलब आईएएस आईपीएस जो होता है वो करना है। और उसी के लिए इंजीनियरिंग होने के बाद 2004 में मैं दिल्ली चला गया और वहाँ पे मैं करीबन 1 साल तक के रहा। बाद में थोड़ा घर पे मेडिकल इश्यूज़ होने की वजह से मैं वापस आया और उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया 2005 में। और फिर 2005 के बाद में कॉलेज के साथ में जो मेरा एक लगाव है बोलिए या फिर डेडिकेशन बोलिए, फिर मैं यहीं रह गया और 2005 से लेकर तो अभी तक, मतलब अराउंड 19 ईयर्स अब मुझे इस कॉलेज में एज अ फैकल्टी हो चुके हैं। सर तो फ्रॉम फैकल्टी टू टीपीओ, फ्रॉम फैकल्टी टू डीन टीएनपी, वो जर्नी किस तरह से रही? मीन्स ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई और किस तरह से आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा? क्योंकि आई हैव स्ट्रांगली बिलीव इन वन कॉट दैट लाइक अपॉर्चुनिटी ऑलवेज डांस विद दोज हु आर अवेलेबल ऑन द डांस फ्लोर। सो आप थोड़ा ये जो स्लाइट चेंज है या स्विचिंग है वो किस तरह से हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
सूरज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। जब मैं एज अ फैकल्टी यहाँ पे काम कर रहा था 2019 तक, तब तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे डीन यहाँ पे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि हमेशा ही मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक कमिटीज़ में काम किया है। 2019 में जो तब डीन ट्रेनिंग प्लेसमेंट थे डॉक्टर तुषार देशमुख सर, उनका अपॉइंटमेंट हुआ रजिस्ट्रार संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैनेजमेंट ने ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की, एक ट्रस्ट मेरे पे रखा कि ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, ये बहुत सेंसिटिव पोर्टफोलियो है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो सबसे पहला जो काम या जो पहला गोल रहता है, जो एम रहता है, वो ये रहता है कि अच्छे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाए, और उसके लिए नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो प्लेसमेंट एक बहुत सेंसिटिव इशू था, तो वो बहुत ट्रस्ट के साथ मैनेजमेंट ने मुझे दिया। जैसे ही मुझे डीन ट्रेनिंग प्लेसमेंट का जो पोर्टफोलियो मिला, उसके बाद पहले 10-15 दिन तो मुझे ये काम समझने में लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये किया कि ये कॉलेज को अभी 40 साल पूरे हो रहे हैं, और 40 साल में अराउंड 20,000 से ज़्यादा अलमनाई हमारे पास, स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने उनकी लिस्ट डिपार्टमेंट से ली और उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मिला, वहाँ पे अपने कॉलेज का प्रेजेंटेशन रखा, अपने पूरे मेरिट्स उनको बताए, और उनसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि आप मेरिट के बेसिस पे हमारे कॉलेज को अपॉर्चुनिटी दीजिए, यहाँ पे आप प्लेसमेंट ड्राइव्स लीजिए, और अगर स्टूडेंट में आपको टैलेंट लगता है, आपको स्किल दिखता है, तो आप उनको हायर कीजिए। ऐसा फोर्सफुली मैंने कुछ नहीं बोला, बट उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो इतने सालों बाद कॉलेज से कोई मेरे पास में आया है। और फिर हम लोगों ने उनको यही कहा कि सर 700-750 की अपनी फाइनल ईयर की बैच होती है, और 20,000 से ऊपर अपने अलमनाई है। सो ईच वन रीच वन वाला जो फंडा था, वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप किसी एक स्टूडेंट को का पेरेंटहुड लीजिए, उसको अडॉप्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। सो उस चीज़ का बहुत हमको फ़ायदा हुआ, जो एक इमोशनल बॉन्ड हमने क्रिएट किया हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ में। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को बहुत वेलकम किया, और उस चीज़ का फ़ायदा हमको प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हुआ। आई मीन यहाँ मैं बोल सकता हूँ टफ सिचुएशंस क्रिएट्स द लीडर, क्योंकि आपने जैसे बोला आपने 2019 में ज्वाइन किया था, और विद इन 1.5 ईयर डायरेक्टली कोविड-19 आया। तो फिर आप किस तरह से देखते हो सर प्री कोविड-19 प्लेसमेंट और पोस्ट कोविड-19 प्लेसमेंट, इसमें कुछ चेंजेस, नोटेबल चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए, और क्या एज इट इज़ ही चल रहा है अभी? डेफिनेटली प्री कोविड प्लेसमेंट सिनारियो, पोस्ट कोविड प्लेसमेंट सिनारियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोविड शुरू होने से पहले हम लोग बहुत वरीड थे कि कोविड के बाद प्लेसमेंट का क्या सिनारियो रहेगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोविड जब शुरू हुआ तो उसके बाद में आईटी सेक्टर अचानक से बहुत ज़्यादा बूम करने लग गया। तब तो हमने ये देखा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच, मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, स्टिल आपको आईटी सेक्टर में जॉब अवेलेबल था। मतलब कोई भी इंजीनियर तब कंज्यूम हो गया इंडस्ट्री में। लेकिन अब पोस्ट कोविड बहुत फ़र्क पड़ गया है। पोस्ट कोविड अब जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हमको आते हैं, उसमें सिर्फ ब्रांच की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके अलावा स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी एडिशनल है। मतलब जैसे आपकी ब्रांच अगर सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी आपकी ब्रांच हो, लेकिन उसके साथ आपने एडिशनल सर्टिफिकेशंस कितने किए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस पोस्ट कोविड आया है। प्लस वर्क फ्रॉम होम वाला जो एक रिक्वायरमेंट था, या जो एक प्रथा चालू हुई, वो अब धीरे धीरे लैप्स हो रही है। सो उसके वजह से अब स्किल रिक्वायरमेंट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मीन्स इससे पहले जो प्लेसमेंट होता था मैंने भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि तब कैसे था, मैकेनिकल सिर्फ शायद टीसीएस एक कंपनी थी जो सभी इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटी देती थी कोडिंग या प्रोग्रामिंग या आईटी में जॉब करने की। अभी मेजॉरिटी ऑफ जो सभी कंपनीज है वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही, तो इसके लिए लैंग्वेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? ओके, सो एडिंग टू दिस सर, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मीन्स एज ए इंस्टीट्यूट, और जो भी स्टूडेंट्स है बेसिकली नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उन्होंने क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि पोस्ट कोविड जॉब सिनारियो बहुत चेंज हो गया है, जॉब रिक्वायरमेंट बहुत चेंज हो गई है। अब आप कोई भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, या कोई भी आईटी सेक्टर रिलेटेड ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन कोडिंग अब मस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स भी आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल। हम लोग पहले
हमारे वॉलेट में पैसे लेके घूमते थे, अब हमारे पास में डिजिटल वॉलेट्स है, हमारे मोबाइल से ही सब कुछ काम हो जाता है। सो अब हमें ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत है जिन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज है, मतलब हमको एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से स्टूडेंट्स को नेसेसरी है कि वो फर्स्ट ईयर से अपनी कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज को प्रेफर करे और उसको एक्सपर्टाइज में कन्वर्ट कर दे। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लैंग्वेज सी भी हो सकती है, C++ भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है। सो आपको किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप कोई भी लैंग्वेज को एक्सपर्टाइज कीजिए। बट वो बोलते हैं कि नहीं कि जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता है तो उस पर एक इन्फ्लुएंस होता है, मे बी उसके भाई का, बहन का, जो कि IT सेक्टर में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसे पता जाता है कि जावा अभी बहुत चल रहा है, तो वो C को छोड़ देता है और जावा को पकड़ता है, जावा छोड़ देता है फिर पाइथन पकड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो पढ़ तो सब कुछ रहा है लेकिन एक्सपर्टाइज उसका किसी भी फील्ड में नहीं आ रहा है। सो हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई एक लैंग्वेज को पकड़ा जाए और उस पर एक्सपर्टाइज किया जाए कि रात को अगर मैं 2 बजे भी उनको उठाऊं और बोलूं कि ये एक प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करो, या अगर मैं बगिंग करने के लिए बोलूँ, डिबगिंग करने के लिए बोलूँ, तो उनको उसमें के एरर्स निकालते आने चाहिए। सो एक्सपर्टाइज होना किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो राइट सर, एग्जैक्टली। अभी सर नई फील्ड्स भी आ रही है, मींस जो कंपनीज़ की है वो रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बताया कि सर्टिफिकेशन चाहिए, लेकिन साथ साथ में मैं जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करता तो मैंने देखा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, तो ऐसी भी फील्ड्स आ रही है, इसकी भी जॉब्स आ रही है। और ऐसे जॉब्स के लिए मेजॉरिटी हमने देखा है, जैसे अगर मैं अपने विदर्भ के बारे में बात करता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में ब्रांचेस नहीं होते। सो हमारे कॉलेजेस में ऐसे ब्रांचेस अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग, मुझे लगता है एक गुड न्यूज़ है आपके पास कि ब्रांचेस आ रही है वो। एंड सेकंड थिंग, रियली इसको स्कोप है या कोई लोग सिर्फ पैकेज बना के दे रहे हैं उनको? क्योंकि मैं काफ़ी 56,000, 60,000, 70,000 के कोर्सेज भी देख रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं एडवर्टाइजमेंट और थोड़ा कैची हो जाता है वो। इसमें मेरे पास में 2 आंसर्स आपके लिए है। जैसे आपने कहा गुड न्यूज़, सो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि हमारे कॉलेज में हमने 2 नई ब्रांचेस इंट्रोड्यूस की है पिछले साल से ही। अभी वो बैच सेकंड ईयर में है। सो पहला चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, ये एक बीटेक की ब्रांच लाई है। और सेकंड ब्रांच जो हमने लाई है वो है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें सब ऑटोमेशन का पार्ट है। आपको भी पता है कि अभी आने वाला जो पूरा वर्ल्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नड है। सो उसको देखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने एक प्रोएक्टिव डिसीजन लिया है कि हम लोगों ने AIDS, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा भी जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने पास में, उनका ये वाले जो फील्ड है इसमें एक्सपर्टाइज करने के लिए हम लोगों ने रिसेंटली AICTE के जो स्किल पार्टनर्स है एजू स्किल्स, उनके साथ में MOU किया है, जिसमें 17 डिफरेंट कंपनीज़ के साथ हमारा MOU है, जिसमें बेंटली भी है, जिसमें जुनिपर है, जिसमें AWS है। तो स्टूडेंट्स को हम लोग इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग देकर 3 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, उससे ग्लोबल सर्टिफिकेशन बच्चों को हम देने वाले हैं, जिसका रिसेंटली हम अभी गूगल AI/ML का जो कोर्स है वो हम 1 मई से शुरू करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स को ये जो सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, ये सर्टिफिकेशंस उनके रिज्यूमे को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो हम लोग कॉलेज की तरफ से जो 2 ब्रांचेस आई है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाकी की ब्रांचेस भी को भी जो एक डिवाइड है कि व्हाट इंडस्ट्री एक्चुअली वांट्स एंड व्हाट वी टीच, तो वो हम लोग फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस रिसेंटली इसी साल हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस भी हुआ है। सो ऑटोनॉमस होने की वजह से अब हमारे पास में जो एकेडमिक फ्रीडम है कि हम लोग सिलेबस खुद का बना सकते हैं। सो अब जो सिलेबस बन रहा है, जो स्कीम स्टूडेंट्स को दी जा रही है, वो स्कीम ऐसी है कि जो इंडस्ट्रियल नीड्स पे बेस्ड है, कि इंडस्ट्री का नीड क्या है उस हिसाब से हम हमारे स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और उनको ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश करेंगे। सो ऑटोनॉमी एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है हमारे कॉलेज में अभी। थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है जो मेरे दिमाग में जस्ट आपसे बात करते वक्त आया। सर, ऑटोनॉमस मीन्स आपने बोला 40 साल पुराना कॉलेज है, एंड देयर आर सम कॉलेजेस, आई डोंट वांट टू कोट द नेम एग्जैक्टली, बट ऑटोनॉमस क्यों लेट लिया गया? इट्स अ स्ट्रैटेजी और कुछ ऐसे कुछ आई मीन प्री प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि अगर इतना अच्छा कॉलेज है यूनिवर्सिटी में तो हमने कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस लेट लिया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने हरिडली ऑटोनॉमी ले ली। बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, पर उनको वो ऑटोनॉमी सरेंडर करनी पड़ी।
क्योंकि उनकी तैयारी वैसी नहीं थी। हम लोगों ने समय लिया, लेकिन हम लोग एक्सपर्टाइज के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस फील्ड में आए। सो आज आप ये सोचिए कि जो ऑटोनॉमी हम लोग जा रहे हैं, उस ऑटोनॉमी में एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड। हम लोगों ने बहुत पहले से एक्सपर्टाइज तैयार किया, बहुत पहले से तैयारी की, और एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऑटोनॉमी जब ली जाती है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी मेंटेनेंस। बिकॉज ऑटोनॉमी में आप बच्चों को असेस कर रहे हो। सो अगर आप बच्चों को असेस कर रहे हो तो वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए कहीं ना कहीं। सो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक 40 साल पुराना कॉलेज कहाँ तक खरा उतरेगा, वो सब चीज़ों को हम लोगों ने पहले डिफ़ाइन किया। क्वालिटी मेंटेन कैसे होगी और सुप्रीम क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, इस चीज़ का ध्यान रखा गया, और उसी के बाद हम लोग ऑटोनॉमस गए। सो लेट हुए हैं बट सही समय पे आए हैं, और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है एक पुराने कॉलेज से, तो वो 100% अश्योरिटी के साथ में दी जाएगी। नहीं, ये अच्छा है सर, क्योंकि आई मीन थोड़ा लेट हो तो भी चलेगा, लेकिन सही से होना चाहिए। क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज अगर बोला तो काफ़ी एग्जाम्स खुद के कंडक्ट करने हैं, चेक भी करना है, रिजल्ट भी लगवाना है। इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ठीक है सर, हमने प्लेसमेंट्स के बारे में बात की, समझने की कोशिश की, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। थोड़े स्टूडेंट्स के नोशंस लेते हैं ना। एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में भी काफ़ी नोशंस थे उस टाइम पे कि मैं अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में प्लेस हो गया, फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी में, तो मुझे TPO डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली और किसी कंपनी का ड्राइव देने के लिए नहीं बोलेंगे या मुझे अलो ही नहीं करेंगे। तो कहाँ तक ये बात सही है सर? देखिए ये एक बहुत सही बट ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या हुआ है कि कोविड में स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑनलाइन लिंक्स मिले, प्लेसमेंट ड्राइव्स के, अभी भी मिलते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिंक्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उस केस में TPO जो होता है ना, वो लूप में नहीं रहता। कंपनी और स्टूडेंट्स के बीच में जो TPO की भूमिका रहती है वो तब निकल जाती है। तो कोविड में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और जॉब ऑफर्स भी ले लिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी को लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा हमने अलमनाई से कनेक्ट किया या हम लोग HR से कनेक्ट करते हैं, तो एक कनेक्ट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज और कंपनी का। लेकिन कोई भी कंपनी अपना ऑडिट करती है, अपनी तैयारी करती है, उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि इस साल हमको इतने लोगों की ज़रूरत है। पर स्टूडेंट जब मल्टीपल ऑफ़र ले लेते हैं तो वो उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। मे बी पैकेज, मे बी प्रोफाइल, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उसमें। सो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए हम लोगों ने एक प्लेसमेंट पॉलिसी डिवाइस की, और वो प्लेसमेंट पॉलिसी ऐसी है कि अगर 25% से ज़्यादा हाइक होगा पैकेज में, तो ही हम स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं दूसरी कंपनी में बैठने के लिए, या फिर प्रोफाइल में मेजर चेंज होगा। लाइक एग्जांपल अगर है, मैं बताऊं कि अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है जो TCS में सिलेक्ट हो गया, जो कि IT सेक्टर का जॉब है, बट ही इज़ इंटरेस्टेड इन कोर सेक्टर जॉब, और त्रिवेणी टर्बाइन अगर आ रही है बाद में, तो हम लोग उसको बैठने देते हैं बिकॉज उसका कोर जो है वो मैकेनिकल का है। सो हम लोग प्रोफाइल और 25% हाइक इन द पैकेज, ये दोनों जो क्राइटेरिया है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स के लिए अलाउ करते हैं या फिर नहीं करते, आइदर और। एंड वन मोर कि इतना पैकेज रहेगा या यही कंपनी रहेगी पर्टिकुलर तो ही मैं ज्वाइन करूँगा। इट्स लाइक शादी करूँगा तो साक्षी से ही करूँगा, या शादी करूँगी तो अनिकेत से ही करूँगी, जो ट्रेंड चल रहा है अभी। तो फॉर एग्जांपल वो किस कहाँ तक सही है सर, कि आपने पैकेज को चेक करना चाहिए या किसी कंपनी के लिए ही आपने रुकना चाहिए? इज़ इट वर्थ इट? बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे आपने कहा एग्जाम्पल दिया आपने साक्षी अनिकेत, सो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंपनी के लिए भी होता है कि मुझे यही कंपनी में जॉब करना है, तो वो ड्रीम कंपनी कहते हैं उसको। सो बहुत बार क्या होता है कि ड्रीम कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं रहती, या ड्रीम कंपनी का ऑडिट इतना जल्दी नहीं होता कि वो जल्दी अपना प्लेसमेंट ड्राइव ले ले। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हमारे स्टूडेंट्स हमेशा TCS के लिए बहुत ज़्यादा राह देखते हैं। इस साल में TCS का जो जॉब, मतलब जो NQT थी, नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट, हम साल भर इंतज़ार कर रहे थे पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, और अभी रिसेंटली TCS ने NQT डिक्लेयर की है। सो जो लोग TCS के लिए इंतज़ार कर रहे थे उनकी बाकी की सभी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। अभी पोस्ट कोविड, जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा कंपनी रिक्वायरमेंट्स में फ़र्क पड़ा है, मार्केट सिचुएशन टफ हुई है,
सो उस केस में द एडवाइस विल बी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग श्योरली रादर दैन वेटिंग फॉर अ ड्रीम कंपनी. अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि पहला एम ये होना चाहिए कि आपने इंडस्ट्री में एंटर हो जाना चाहिए. आपकी कैपेबिलिटीज़ के साथ, आपकी स्किल्स के साथ आप फिर आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं. सो इनिशियली मेरा एडवाइस ये रहेगा कि प्लेसमेंट जो हमारा ड्राइव्स होते हैं, कैंपस ड्राइव्स, उसमें बच्चों ने पैकेज नहीं देखना चाहिए. पहला एम ये होना चाहिए कि हम लोगों ने इंडस्ट्री में एंटर करना है. सो अगर वो एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद में स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम. इफ़ दे प्रूव देमसेल्व्स इन द इंडस्ट्री, वो CEO भी बन सकते हैं आगे जाके. हमारे जो पास्ट स्टूडेंट्स हैं वो उस पोजीशन तक के पहुँचे हैं. आज TCS के वाइस चेयरमैन बोलिए या फिर कैपजेमिनी के वाइस प्रेसिडेंट बोलिए, LG के वाइस प्रेसिडेंट बोलिए, ये सभी इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, राममे के कॉलेज से. सो अगर उन्होंने अपने लाइफ में इतनी प्रगति की है जब रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो अब तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो स्काई इज़ द लिमिट. सो सबसे पहला एम होना चाहिए कि हम लोग इंडस्ट्री में एंटर करें. पैकेज वगैरह इज़ सेकेंडरी थिंग, व्हाट आई फील. आपने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पूछना चाहता था, उसका भी आंसर कवर किया है, लेकिन मैं MBA के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा क्योंकि कुछ कॉलेजेस में मैं भी खुद विजिट करता हूँ फॉर इंटर्नशिप एंड अदर पर्पज एज वेल. तो मैंने देखा है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए नहीं जाऊँगा, नॉन टेक्निकल के लिए नहीं जाऊँगा या यहाँ नहीं जाऊँगा. तो ये थोड़ा नोशंस अभी कैसे क्लियर करेंगे सर? क्योंकि देखिए आपको भी पता है एज अ MBA स्टूडेंट अगर मैं MBA करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है मार्केटिंग ओरिएंटेड और सेल्स ओरिएंटेड, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड पैकेज. लाइक कांट इमेजिन, लाइक 7 LP 8 LP तो आराम से दे देते हैं. तो थोड़ा आप MBA के स्टूडेंट को एड्रेस कर पाओगे सर? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, फिर पुणे में जाते हैं और आपको पता है फिर बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं. जैसे मैंने कहा कि पैकेज या प्रोफाइल ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना ही नहीं चाहिए. फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि मुझे इंडस्ट्री में एंटर करना है. अभी MBA स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में जो फील्ड्स है उसमें आपने जैसे कहा कि सेल्स और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है. बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है. उन्हें सिटिंग जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको फील्ड वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. सो उस वजह से क्या होता है कि वही कंपैरिजन हो जाता है कि अगर हम फाइनेंस में मिलने वाले जॉब्स को कंपेयर करें सेल्स और मार्केटिंग में, तो दोनों में प्रोफाइल में आपको डिफरेंस दिखेगा कि सेल्स और मार्केटिंग में फील्ड वर्क ज़्यादा है, फाइनेंस में सिटिंग वर्क ज़्यादा है. सो स्टूडेंट्स को आजकल थोड़ा सा कंफर्टेबल जॉब पसंद है रादर दैन थोड़ा टफ जो लाइफ रहती है जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तो वो थोड़ा सा एक लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है. सो हमारा फिर से वही बोलना रहेगा कि आपने क्या होता है कि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि व्हेन यू हियर यू फॉरगेट, व्हेन यू सी यू रिमेंबर, बट व्हेन यू डू यू लर्न. सो लर्निंग बाय डूइंग वाली जो मेथड है ना, वो बेस्ट मेथड है. सो अगर आप कहीं काम करोगे तो उससे जो आपको एक्सपीरियंसेस आएंगे, उससे जो आप सीखोगे लर्निंग बाय डूइंग, वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी. क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं वो दुनिया की कोई बुक नहीं सिखा सकती. सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जॉब लीजिए, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाइए और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत आगे बढ़िए. एग्जैक्टली सर, क्योंकि जो फील्ड वर्क भी बोलेंगे या किसी भी फील्ड में, तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपको वही काम करना पड़ता है. आपके प्रमोशंस होते हैं, स्विचिंग कर सकते हो आप, कंपनी स्विच कर सकते हो, लेकिन एंट्री तो लेना पड़ेगा आपको कॉर्पोरेट में, जो कि काफ़ी दिक्कत जाती है जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो. क्योंकि मैटर नहीं करता है फिर आप कितने प्रीमियम कॉलेजेस से आते हैं, क्या आता है ऑफ कैंपस में हज़ार बच्चे आते हैं 10 जॉब प्रोफाइल्स के लिए, राइट. और एक नोशन रहता है सर बच्चों के दिमाग में, जो स्टूडेंट्स MS के लिए प्रिपेयर करें फॉर एग्जाम्पल, या GRE के लिए मान लीजिए, या UPSC MPSC सिविल सर्विसेज के, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट IAS, तो ये बच्चे थोड़ा बताते नहीं है. TPO को मान लीजिए, HOD को, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ से मेंटरशिप मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है. क्यों नहीं बताते और क्यों बताना चाहिए, ये दोनों पॉइंट कर लिया. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सूरज आपने पूछा कि देखिए क्या होता है कि लोगों को ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर TPO मतलब सिर्फ प्लेसमेंट पता है, लेकिन उसके साथ ट्रेनिंग वर्ड भी जुड़ा हुआ है, वो लोग मिस कर जाते हैं. So we are responsible for providing training and then we are responsible for providing placement. So हम लोग अगर हमारे पास में कोई स्टूडेंट अप्रोच करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए जिनको MS करना है, सो हम लोग बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स उनके लिए अरेंज करते हैं जहाँ पे उनको सभी अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी है, कितना खर्चा आएगा, उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है. एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड, हम लोग वो अरेंज करके देते हैं उनको. गेट के लिए
हर एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पर अपनी क्लासेस भी लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस। मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ मतलब फैकल्टी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 4-4, 5-5 साल तक के गेट में वैलिड स्कोर लाया है, और वो वॉलेंटरीली अपनी सर्विसेज स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं कि आप आइए, हमसे पूछिए, गाइडेंस लीजिए, हम आपको बताएंगे कि गेट में कैसे स्टडी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। रही बात सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज में भी हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट लेक्चर्स, अभी रिसेंटली हम लोगों ने आईएएस, जैसे एक हमारे अमरावती के ही स्वप्निल वानखड़े हैं जो एमपी कैडर में अभी वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो भी इंजीनियर है बट हमारे कॉलेज से नहीं है, बट उनका हमने एक्सपर्ट लेक्चर यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रखा था, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि प्रिपरेशन यूपीएससी का कैसे करना चाहिए, मतलब सिविल सर्विसेज का कैसे करना चाहिए, एमपीएससी का कैसे करना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं तो हम उनके लिए डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे गाइडेंस उनको दिया जाता है, एक मेंटरशिप उनको प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स कभी कभी ये चीज़ इसलिए छुपाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद फिर हम लोग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से भी साइडलाइन हो जाएंगे, सो इसलिए वो शायद छुपाते हैं, पर वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लियर है आपके थॉट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्लान बी जिनके दिमाग में रहता है ना, वो कभी प्लान ए में सक्सीड नहीं कर पाते। सो इसलिए हमेशा प्लान ए पे स्टिक रखिए और उसको कंफर्म कॉन्क्रीट बनाइए, एंड यू विल गेट सक्सेस इन एनी फील्ड। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको हमेशा बिल्कुल सक्सेस मिलना ही है। थैंक यू सर। सही है, मीन्स अगर स्टूडेंट्स बताते तो उनको मेंटरशिप मिलती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं उनके लिए, वो फिर जो आई मीन सिविल सर्विसेज के लिए हो या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या एमएस के लिए, फॉर एनीथिंग। एडिंग टू दिस, थोड़ा स्टूडेंट को ये भी गाइड कर दीजिए सर कि उनके जो कॉलेज ईयर्स है, दिस आर द रियल प्राइमरी ईयर्स, कि वो यूटिलाइज़ कर सकते थे। ऐसे कौन से 4 से 5 चीज़ें उन्होंने उनके कॉलेज ईयर्स में करनी चाहिए, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट के साथ फ्रॉम लाइक 2005 टू टिल द डेट। तो क्या ऐसे 4 से 5 चीज़ें स्टूडेंट्स ने लिटरली करनी चाहिए? मैं मानता हूँ आज ही उन्होंने लिखनी चाहिए टू डू लिस्ट में कि सर ने बोला है तो अब करना है, वो भाव बोल रहे सर को। कॉलेज के जो ये 4 साल है सूरज, ये ज़िंदगी में वापस नहीं आते। तो सबसे पहले तो कॉलेज के अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अभी देखिए, एंजॉय का मतलब ये नहीं कि कल से आप क्लासेस बंद कर देंगे और कैंटीन में मस्ती चालू कर देंगे। एन्जॉयमेंट की डेफिनेशन बहुत अलग है मेरे लिए। एन्जॉयमेंट की डेफिनेशन है कि आप अपने 4 साल को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें, बहुत अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे बनाएं, क्योंकि यहाँ जो फ्रेंडशिप होती है वो लाइफ टाइम चलती है। उसके बाद एन्जॉय का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज में हर चीज़ को एन्जॉय करें, पढ़ाई को भी एन्जॉय करें, असाइनमेंट्स को भी एन्जॉय करें, बंकिंग को भी एन्जॉय करें, लेकिन सिर्फ बंकिंग करना इज़ नॉट एन्जॉयमेंट। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस अगर आप करोगे तो उसमें से एन्जॉयमेंट निकलेगा। तो मेरे लिए एन्जॉयमेंट ये है कि मैं 4 साल कॉलेज अटेंड करूं और हर छोटी चीज़ में एक्सपीरियंस लूँ और हर छोटी चीज़ में एन्जॉय करूं, और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट इज़ द रियल एन्जॉयमेंट वन कैन हैव। बिकॉज ये कॉलेज की जो ज़िंदगी है ना, ये वापस नहीं मिलती। सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के क्लास का हर एक लेक्चर एन्जॉयबल आप बना सकते हो, बट इतना ही है कि आपको उसको एन्जॉय करने आना चाहिए। ये तो हो गया कॉलेज ईयर्स को एंजॉय करने का। और ऐसे 2-3 चीज़ें जो टेक्निकली बच्चों ने करनी चाहिए मीन्स फॉर द प्लेसमेंट ड्राइव्स, और तो वो बताइए, मीन्स वो भी हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैंने कहा आपको कि जब मैंने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का चार्ज लिया, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने चेंज करने की कोशिश की वो है ट्रेनिंग। हम लोग अब फर्स्ट ईयर से ट्रेनिंग देना चालू करते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, ताकि हमें पता चलता है कि कौन से फील्ड में बच्चे लैगिंग हैं। उसके बाद सेकंड ईयर में एप्टीट्यूड, थर्ड ईयर में उनका टेक्निकल, और फाइनल ईयर में ब्रशअप सेशंस। जैसे कंपनी आती है उसके पहले हम लोग उनके ब्रशअप सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो पूरी ट्रेनिंग है, ये पूरी ट्रेनिंग थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाई जाती है, हमारा कॉलेज नहीं लेता। मतलब हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो है वो ट्रेनिंग नहीं लेते। हम लोगों ने एक्सपर्ट हायर किए हैं, हाईली प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंपनीज है जिनका काम ही है कि बच्चों का स्किल सेट को इम्प्रूव करना और उनको एम्प्लॉयबल बनाना, उनकी इफिशिएंसी को और एनहांस करना, ताकि उनका सिलेक्शन बड़ी कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ असेसमेंट पार्टनर्स भी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, जो प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट करते हैं। जैसे ट्रेनिंग से पहले हम एक टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम एक टेस्ट लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग का कितना फ़र्क पड़ा।
प्लस ट्रेनिंग के दौरान भी हर दिन फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट से, ताकि अगर कोई ट्रेनर से डिफ़िकल्टी जाती है तो उसको तुरंत रिप्लेस करते हैं हम लोग। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो ट्रेनिंग का मॉडल है हमारा, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने कहा कि प्रिपेयर क्या करना चाहिए, सो प्रिपेयर कोई भी एक लैंग्वेज, एक्सपर्टाइज उस लैंग्वेज में होनी चाहिए। कोई भी एक लैंग्वेज चुनिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ना है, एक ही साथ पूरा पढ़ना है। सो एक ही कोई लैंग्वेज में अगर आप एक्सपर्टाइज करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा 100% प्लेसमेंट में होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे आपको पता है, आप भी इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ग्रामीण भाग से अपने यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, उनका मेजर इशू कम्युनिकेशन स्किल का, इंग्लिश का है। उन्होंने अपनी इंग्लिश की तैयारी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, उनका ड्रीम है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अपना प्रॉपर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स के साथ में आपके जो एफर्ट्स है वो अलाइन नहीं हो रहे। आपको इंग्लिश पे स्पेशली ध्यान देना है। आज का ज़माना ही प्रेजेंटेशन का, आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली एक्सपर्ट है, आप कुछ बना रहे हैं, बट अगर आप वो बेच नहीं पा रहे हो तो उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं, उसका एक्सपर्टाइज का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान दीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आपको प्लेसमेंट दिलवाता है। बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। और सर, जैसे अभी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, काफ़ी बच्चे आपके अंडर प्लेसमेंट भी हुए, पढ़े भी है, तो ऐसी कौन सी टॉप 3 आप उनको ये बोल सकता हूँ कि लर्निंग्स की जो आपके एक्सपीरियंस से आपने किए। अगर मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी मेरे सामने कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी रहते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं, तो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे से गलती हुई है, अगर मुझे उस टाइम पे पता चल जाता तो मैं ये कर लेता या वो कर लेता, या वो हमेशा हम भी बच्चों को बताते। तो आप ऐसे कौन सी 3 चीज़ें बोलोगे कि नहीं, ये अगर आप अभी हो तो ये 3 चीज़ें तो आपने करनी चाहिए? अगर आप भी पॉडकास्ट देखते होगे तो रिसेंटली बोलते हैं, कोई बोलता है हेल्थ की तरफ फोकस करो, कोई बोलता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ करो, तो आप ऐसे कौन से 3 प्रिंसिपल्स बच्चों को बताने चाहोगे कि जो इन्होंने इनके यंग लाइफ में, मीन्स 18 to 22 का ग्रुप जो रहता है अपने कॉलेज में पढ़ता है, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें? देखिए, मैं बात करते वक्त प्लेसमेंट के बारे में ही बात करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ने 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एप्टीट्यूड, टेक्निकल एंड एटीट्यूड। ये 3 चीज़ अगर उनमें प्रॉपर है तो दुनिया की कोई ताकत उनको प्लेसमेंट से रोक नहीं सकती। एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड, क्योंकि क्या होता है ना, पहला हर्डल जो वो क्रॉस करते हैं वो होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्यों लेती है कंपनी? क्योंकि वो लॉजिकल माइंड को चेक करती है कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो हाउ गुड लॉजिक ही कैन अप्लाई, राइट। जो गुड लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ, जो लॉजिक लगाने की बात हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है। हर एक इंजीनियर, मेरा मानना यह है कि उनका लॉजिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग नोन ही है उस चीज़ के लिए। हम लोग इंजीनियर्स आर नोन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लॉजिकल उनका मतलब एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, और थर्ड इज़ टेक्निकल। आजकल टेक्निकल भी मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकूँगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट। 3 चीज़ें जो हम मार्क कर पाएंगे बच्चों के लिए वो है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये 3 चीज़ अगर उनकी स्ट्रांग होगी तो उनको 100% जॉब मिलेगा। और यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि ये कम्युनिकेशन को भूल जाते हैं या एप्टीट्यूड को भूल जाते हैं। टेक्निकल उनका स्ट्रांग होता है लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट ही क्रैक नहीं हो पाती, जो कि पहला हर्डल है। पहले एप्टीट्यूड और फिर कम्युनिकेशन स्किल, और इनको सबको अगर ठीक से रखना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कम्युनिकेशन स्किल से। आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना ही चाहिए। ठीक है सर, काफ़ी हमने बातें की है, मीन्स फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट ड्राइव्स के बारे में, नोशंस लिए स्टूडेंट्स के, और कुछ आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमने डिस्कस किया। थोड़ा जो वातावरण बोल देते या एटमॉस्फेयर ठंडा करते। अगर सर आप फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट बनते एक दिन के लिए, हो ना, नायक की 24 घंटे के लिए अगर आप स्टूडेंट बनते हो, तो आप ऐसे क्या चीज़ें हिलेरियस बोल सकते हो, थोड़ा फ़नी चीज़ें क्या करना चाहोगे आप? अगर मैं स्टूडेंट बनूंगा तो सबसे हिलारियस चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जिस दिन कोई नहीं आएगा कॉलेज में, उस दिन मैं आऊँगा। और मैं सभी टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन करूँगा और उनको बताऊँगा कि देखो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं लेकिन मैं आया हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग देम एंड आई विल डिस्कस एवरी प्रॉब्लम, कि भाई ये प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। और वो भी मैं फ़नी वे में करना चाहूँगा ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा
उस चीज़ का भी पता चले कि नहीं देखो अपन टीचर्स के साथ में आराम से प्यार से एक फ्रेंड के तौर पे भी बात कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स भी हम लोग उनसे सॉल्व करवा के ले सकते हैं। बट वही है कि जब तक बात नहीं करोगे तब तक के उनको भी नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग उनसे इंटरेक्शन करें। और एज अ स्टूडेंट ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेम्स कल्चर को आप कैसे लेते हो? देखिए, अगर हिलारियस वे में देखना है तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा ना वो मुझे मीमर बनना है। मैंने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट को टारगेट किया जाता है, स्पेशली टीपीओ को टारगेट किया जाता है कि हमारे यहाँ ये प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं एक मीमर बन के ना उसको जवाब देना चाहता हूँ। एज अ डीन टीएनपी मैं मीमर बन के उसको जवाब देना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी सिचुएशंस जो रहती है ना जो मीमर्स क्रिएट करते हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट सिचुएशन होती है। बट क्या होता है कि मीमर्स का काम है मीम्स तैयार करना। सो वैसे ही मीम्स तैयार करके मैं जवाब देने की बहुत बार इच्छा होती है, बट देन लिमिटेशंस है बहुत सारे। सो इसलिए आदमी खुद को रोक भी लेता है। वो भी एक सही है सर, क्योंकि आजकल मेम्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। एंड वन मोर थिंग सर, फॉर एग्जांपल जैसे आपका जर्नी है, आपने बताया सब चीज़ें। अभी अगर बच्चों को कुछ दिक्कत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ राममेघी के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स आपके लिए स्टूडेंट्स है, यहाँ प्रथमेश है, सौम्य, वो भी आपके लिए स्टूडेंट्स ही ऑफकोर्स। तो अगर किसी को आपको रीच आउट करना है, कुछ भी डाउट्स पूछना है, तो एक प्रॉपर अगर आप कम्युनिकेशन चैनल उनको प्रोवाइड कर देते, सो दैट हमारी भी जो ऑडियंस है, जो भी हमारे बड़ी सारथी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हेल्प आउट हो जाएगा। डेफिनेटली अगर इस रीजन के कोई भी स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज आती है, नॉट ओनली प्रोफेसर राममेघी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो मेरी कर्म भूमि है। सो यहाँ तो मेरी ड्यूटी है ही, इसके अलावा एक समाज की भी ड्यूटी है। और वो समाज की ड्यूटी अगर मुझे निभानी है तो मैं हमेशा तैयार हूँ। स्टूडेंट्स मुझे कभी भी मेरे इंस्टा हैंडल पे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी माध्यम से वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। हम लोग बहुत सारे पूल कैंपसेस भी यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं, और उस पूल कैंपस में हमारे कॉलेज के अलावा बाकी के कॉलेजेस को भी हम अलाउ करते हैं। सो ऐसा हमारे माइंड में कभी ऐसा बायस नहीं होता कि भाई ये अपना स्टूडेंट है, ये नहीं है। सो वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू मोटिवेट एंड हेल्प स्टूडेंट्स इन एनी ऑफ द कॉजेस। काफ़ी अच्छी बात है सर, आप आई मीन वसुधैव कुटुंबकम इस फिलॉसफी पे बात करें। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाला, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ भी आए में बाय द वे लेकिन आपने टाइम निकाला और आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है वो हमारे साथ और हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर की। एंड थैंक यू सो मच बिहाफ ऑफ बड़ी सारथी प्लेटफॉर्म एंड मी टू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।